तो अब यहाँ फिर से एक प्रॉब्लम आ गया कि मशीन ऑपरेटिंग इंजीनियर जो है वो इंटाइटल है। तो हुआ कि चलिए जूनियर इंजीनियर कहा कि हमको भी मिलना चाहिए, जब इतना बड़ा इंजीनियर है तो ये भी, इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइजेशन फंस गया। और धीरे धीरे जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव, मैनेजरियल, एक्सिक्यूटिव कैटेगरी के जो एम्प्लॉई थे उन पर भी ये लागू हो गया। अब यहाँ दो सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर। तो यह प्राइवेट सेक्टर तक ही नहीं रहा, ये धीरे धीरे इसका फैलाव पब्लिक सेक्टर तक हो गया। यानी पब्लिक सेक्टर के इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन में भी यह स्कीम लागू हो गया, लेकिन कानून का कहीं अता पता नहीं है, कानून कहीं नहीं है। अब इसके बाद पहली दफ़ा एक शब्द आता है वेज कंपोनेंट, मजदूरी के अवयव, वेज कंपोनेंट, मजदूरी के अवयव। जैसे हम लोग जानते हैं कि मजदूरी में मूल मजदूरी, बेसिक वेज, महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस, HRA, हाउस रेंट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस से मिलता है। तो उसी तरह से प्रोविडेंट फंड भी मिलता है हमारे काम के चलते, ग्रेच्युटी मिलता है हमारे काम के चलते, पेंशन मिलता है हमारे काम के चलते। तो पहली दफ़ा इस वेज कंपोनेंट्स के रूप में ग्रेच्युटी को सम्मिलित किया गया, और ये कानून था जर्नलिस्ट वर्कर्स कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1955, श्रमजीवी पत्रकार नियोजन की शर्तें एवं विविध प्रावधान अधिनियम 1955। इसमें जब डिफाइन किया गया वेज को, तो उस डिफिनीशन में एक कंपोनेंट के रूप में ग्रेच्युटी टर्म की भी चर्चा की गई, या इस टर्म को भी मेंशन कर दिया गया। तो हम मानते हैं कि द ग्रेच्युटी गॉट लीगल रिकॉग्निशन अंडर द एक्ट, पहली दफ़ा। तो ये वेज कंपोनेंट के रूप में जैसे इसको मान्यता मिल गई, तो इसको और लोकप्रियता मिल गई, और एक श्रमिक के लिए एक अधिकार हो गया। अब चैरिटी नहीं रहा, एक राइट के रूप में ये दिखाई देने लगा। इसके बाद अभी तक कानून नहीं है डायरेक्ट। 1970 में, इन द ईयर 1970, 1970 में केरला गवर्नमेंट ग्रेच्युटी पर कानून बनाई, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। तो ये बेसिकली क्या है, केरला गवर्नमेंट बनाई है तो स्टेट लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेशन है, यानी स्टेट लेजिस्लेचर बनाई तो स्टेट लेवल लेजिस्लेशन होगा, वो पूरे देश में लागू नहीं होगा, यानी कि ओनली इसका कवरेज होगा केरला। उसके बाद 1971 में, 1971 में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने बनाई कानून ग्रेच्युटी एक्ट पर, एक केवल वेस्ट बंगाल था। तब सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिमांड हुआ, दबाव पड़ा, प्रेशर पड़ा, उससे डिमांड हुआ कि मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट का अगर स्टडी करे सेंट्रल गवर्नमेंट, तो जितने भी राज्य थे वो सारे पारित कर लिए। तभी भी लैक ऑफ इन्फॉर्मिटी था, एकरूपता का अभाव था, और बहुत सारे सेंट्रल एम्प्लॉइज़ थी, वीमेन एम्प्लॉई, वो मैटरनिटी बेनिफिट नहीं ले पा रही थी। तो लास्ट में बाध्य होकर के 1961 में सेंट्रल गवर्नमेंट को पारित करना पड़ा। तो क्यों नहीं आज ही के डेट में सेंट्रल गवर्नमेंट पारित कर दे, जिससे ये प्रॉब्लम परमानेंट सॉल्यूशन इसका हो जाए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, परमानेंटली ये सॉल्व हो जाए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पर दबाव पड़ा कि आप जल्दी से जल्दी ग्रेच्युटी एक्ट पारित कीजिए। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को देखा कि ये सर्वे कराना, रिपोर्टिंग करना, कमिटी बनाना, ये बहुत ज़्यादा जो है वो टाइम टेकिंग प्रोसेस हो सकता है। तो सबसे अच्छा क्या है कि जल्द से जल्द हम लोगों को कोई स्टेप लेना चाहिए। तो एक कमेटी बनी थी, और उस कमेटी ने क्या किया कि वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के कानून को बेसिस बनाया। इसी को आधार बनाया।
और इसी के आधार पर ये पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट को ड्राफ्ट कर दिया। इसी कानून को आधार बनाते हुए और ये पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 में अगले साल ये पारित कर दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। और इसका बेसिस क्या था? द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल सरकार द्वारा पारित उपादान भुगतान अधिनियम के आधार पर ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने पारित कर दिया। अब यहाँ एक दूसरा प्रॉब्लम इंट्रोडक्शन पढ़ने के पहले हम लोग जान सकते हैं। इसमें जैसे एक कानून में भी प्रावधान रख दिया गया कि मानिए कि कोई ऐसा एम्प्लॉयर है जो ग्रेच्युटी का अमाउंट है उससे ज़्यादा अमाउंट देने के लिए प्रॉमिस कर रहा है या एग्रीमेंट कर रहा है या उस तरह का स्कीम लागू किए हुए हैं जो मोर बेनिफिशियल इन कंपैरिजन टू द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी स्कीम। इस स्कीम या इस कानून से ज़्यादा वो बेनिफिशियल है। तो वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट देखी कि अगर इस तरह का स्थिति है तो इस कानून को वहाँ लागू करना श्रमिकों के लिए घाटा हो सकता है। इसलिए कि अब श्रमिक जो पहले ज़्यादा पेमेंट ले पाते थे अब उसका पेमेंट रिड्यूस हो जाएगा। तो इस कानून को वैसे जगह हम छोड़ देंगे जहाँ इससे बेटर स्कीम कोई इम्प्लीमेंट किया गया हो, लागू किया गया हो बाय द एम्प्लॉयर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो एक एग्जेम्पशन का यहाँ प्रावधान रखा गया कि हम उसको एग्जेम्प्ट करेंगे और उसी एग्जेम्पशन के रो में हम लोग जब इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ दिखाई देगा। अब इंट्रोडक्शन में हम लोग 3 इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट को डील करते हैं, पहलू को बताते हैं। पहला इम्पॉर्टेंट पहलू है कि कौन पारित किया है और कहाँ लागू होता है। तो नो डाउट कि ये कानून सेंट्रल गवर्नमेंट पारित किया है, यानी इट इज़ पास्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, पास्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार पारित किया है। तो कहाँ लागू होगा? तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट कानून पारित करती है होल ऑफ इंडिया लागू होता है। होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट, यहीं पे एक्सेप्शन आ गया, एक्सेप्ट छोड़कर। क्या छोड़कर? तो पहला छोड़ा पोर्ट्स, और दूसरा छोड़ा प्लांटेशन। कहाँ का? पत्तन और बागान ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर के पोर्ट्स एंड प्लांटेशन को छोड़कर इसको पूरे देश में लागू किया गया। कहा गया कि जम्मू कश्मीर के पोर्ट्स और प्लांटेशन में लागू नहीं होगा। क्यों नहीं लागू होगा? तो यही कारण था कि ये पोर्ट्स माने जहाँ हवाई जहाज़ उतरता है, हवाई अड्डा, वो क्या था कि वो ओपन आसमान के नीचे होता है, स्नोफॉल होता है, बर्फ़ की बारिश होती है। प्लांटेशन केसर की बागान है, सेब की बागान है, यहाँ भी बर्फ़ की बारिश होती है। और अगर बर्फ़ बॉडी के किसी पार्ट से कंटिन्यू टच कर जाए तो ब्लड को फ्रीज कर देगा, जमा देगा, खून जम जाएगा। और ये खून जम जाएगा तो एक ही उपाय है, ये सड़ने फूल जाएगा, स्वेलिंग होगा और ये सड़ना शुरू होगा। उपाय है जिंदा रहने के लिए कटवा दीजिए। तो इस तरह की कैजुअलिटी की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी पोर्ट्स और प्लांटेशन जम्मू कश्मीर में। तो शुरू में ही कह दिया कि ये पोर्ट्स और प्लांटेशन में ये लागू नहीं होगा, इसलिए कि उससे बेटर स्कीम वहाँ ऑलरेडी इम्प्लीमेंट किया गया। तो यहाँ हम इंट्रोडक्शन में सीधे कहेंगे कि कहाँ लागू होगा? तो होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द पोर्ट्स एंड प्लांटेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अगर जम्मू कश्मीर में कारखाना है तो वहाँ लागू होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर के बागान में और पत्तन में केवल नहीं लागू होगा। दूसरा कि कौन लागू करेगा?
किसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है लागू करने का? तो इसको लागू करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। उपयुक्त सरकार, उपयुक्त सरकार मीन्स बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। जो जुरिडिक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट का है वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट लागू कर देगी, जो जुरिडिक्शन स्टेट गवर्नमेंट का है वहाँ स्टेट गवर्नमेंट लागू करेगी। मतलब कि जुरिडिक्शन मतलब कि जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के कवरेज में है वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो स्टेट गवर्नमेंट के कवरेज में है वहाँ स्टेट गवर्नमेंट लागू करेगी। यानी इट शैल बी इम्प्लीमेंटेड बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। और अगला लास्ट है कि किस तरह का कानून है, टाइप्स ऑफ लेजिस्लेशन। तो ये इसको कहते हैं सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन। इट इज़ नोन एज सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन। सामाजिक सुरक्षा कानून इसको कहते हैं। इट इज़ नोन एज सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन। सामाजिक सुरक्षा कानून या विधान इसको कहा जाता है। अगला जो हमारा इसमें कंटेंट्स है वो है स्कोप एंड कवरेज, विस्तार क्षेत्र। मतलब कानून कहाँ लागू होगा। विस्तार क्षेत्र तो ये जान लीजिए कि ऐसे ही सीधे लिखिएगा, इट अप्लाइज इन ऑल इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। यह सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में लागू होता है, जैसे कारखाना, खान, बागान, ऑयल फील्ड, समझे, सब में लागू होता है टोटल। यानी ऑल इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन और लाइक करके हम लोग लिख लेंगे। उसके बाद ये शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट्स में भी लागू होता है। जहां एटलीस्ट 10 पर्सन्स एम्प्लॉयड हों, जहां कम से कम 10 व्यक्ति नियोजित हो। अब शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट का जब हम स्टडी करेंगे तो एक सिचुएशन देखते हैं कि मानिए कि आज 10 है, कल हो सकता है 9 ही हो रहें, कुछ समय के बाद 8 ही रहें। तो एक बार जब इम्प्लीमेंट हो जाएगा, वर्कर की संख्या 2 भी हो जाए तभी भी ये लागू रहेगा, समझे। यानी टिल द कंटिन्यूएंस ऑफ दैट शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट, जब तक वो शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट जिंदा है, चल रहा है, तब तक ये लागू रह जाएगा। भले वर्कर की संख्या, नंबर ऑफ वर्कर्स 10 से कम भी हो जाएं तभी भी लागू होगा। एक बार लागू हो गया तो ये कंटिन्यू करेगा। ऐसा नहीं कि 10 वर्कर है तो लागू हो गया और 10 से कम हो गया तो विड्रॉ हो गया, वैसा नहीं होगा। एक बार लागू हो गया तो लागू होगा। उसके बाद कहता है ये कानून क्लब, ट्रस्ट, सोसाइटी, स्कूल, प्लूरल में कर सकते हैं, क्लब्स, ट्रस्ट, सोसाइटीज, स्कूल्स, या सिंगुलर में भी लिख सकते हैं, इसमें भी लागू होगा। तो जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ भी ग्रेच्युटी देने की बात है। भले वो उसको मॉडिफाइड इंटेंशन से मैनिपुलेट किया जाता है, कॉन्ट्रेक्चुअल रख दिया जाता है, सर्विस ब्रेक किया जाता रहता है और उससे बचा जाता है, लेकिन वहाँ भी इस कानून को लागू करने की बात की गई है। और अगला लास्ट में कहता है कि ये जो है जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयड पर्सन्स हैं वो सब पर लागू होगा। इट अप्लाइज इन ऑल एम्प्लॉयड पर्सन्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी नियोजित लोग हैं, चाहे वह
अपने को मैनेजर कहें, चाहे स्वीपर कहें, चाहे सुपरवाइज़र कहें, चाहे वर्कर कहें या मशीन ऑपरेटर कहें, ये सब पर, एडमिनिस्ट्रेटर कहें, एक्जीक्यूटिव कहें, जो कहें, ये सब पर लागू होगा, ये सब पर लागू होगा। ऑल एम्प्लॉयड पर्सन्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये सब पर लागू होगा ये कानून। तो ये हमारा होगा विस्तार क्षेत्र। आगे हम लोग देखते हैं, उसमें है कि कोई भी एम्प्लॉई है या वर्कर है, वह ग्रेच्युटी के लिए इंटाइटल कब होगा, कब मानेंगे कि वह इंटाइटल हो गया। एक है कि ग्रेच्युटी किस कंडीशन में देंगे, और एक है कि कौन सा ऐसा कंडीशन होगा जिसमें ग्रेच्युटी को आंशिक या पूर्णतः फॉरफिट, जब्त भी किया जाए। तो ये तीन प्रावधान पहले हम लोग देखें। तो पहला प्रावधान है एलिजिबिलिटी कंडीशन, योग्यता शर्त। When any employee shall entitled to get the amount of gratuity, तो कहता है कि कोई भी एम्प्लॉय कब ग्रेच्युटी लेने के लिए हकदार होगा, कब ये मानेंगे कि वह ग्रेच्युटी उसको देना होगा या मिलेगा। तो कानून कहता है कि अगर कोई एम्प्लॉय कंटिन्यूअस 5 इयर्स का सर्विस कंप्लीट करता है, कंटिन्यूअस, लगातार, देन ही शैल इंटाइटल फॉर ग्रेच्युटी। अब जितना दिन वो सेवा करते रहे, रिटायर हुआ यहाँ या हटा, जो भी हो, लेकिन 5 वर्ष की अगर सेवा लगातार पूरा कर ले तो वो ग्रेच्युटी के लिए इंटाइटल हो जाएगा। अब उसके बाद जितना दिन सेवा करे, हटे, या बीच में मर जाए, या अपंग होकर हट जाए, जो भी हो, रिजाइन करके हट जाए, तो ये 5 साल की सेवा कहा। अब क्या दूसरा क्लॉज इसमें मेंशन किया, फिर से मेंशन किया कि मानिए कि वो 5 वर्ष की सेवा के लिए तो कोई बात नहीं है, वो सेवा पर आया, लेकिन 2 साल के बाद एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट के कारण या तो डेथ कर गया या डिसेबल्ड हो गया, अपंग हो गया या उसकी मृत्यु हो गई। तो ये हम एज्यूम करेंगे, अंडरस्टैंडिंग होता है कि अगर एक्सीडेंट नहीं हुआ रहता, उसकी डेथ या डिसेबलमेंट नहीं हुई रहती, तो वैसी स्थिति में वो 5 साल की सर्विस कंप्लीट करता, क्योंकि वह रिजाइन करके नहीं गया है। तो यहाँ फिर से क्लॉज जोड़ा कि सच प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई इन केस ऑफ डेथ और डिसेबलमेंट ऑफ द एम्प्लॉय, कि कर्मचारी की मृत्यु और अपंगता की स्थिति में ये प्रावधान लागू नहीं होगा, यानी 5 साल भी नहीं देखा जाएगा। उसको 1 साल के बाद भी हो जाता है, 1 साल का ग्रेच्युटी का अमाउंट हम लोग पे कर देंगे। 2 साल के बाद होता है, 2 साल का पेमेंट हो जाएगा। 3 साल का होगा, 3 साल का पेमेंट हो जाएगा। लेकिन अन्य अदर केसेज में, यानी कि डेथ और डिसेबलमेंट को छोड़कर अन्य केस में ग्रेच्युटी तभी मिलेगा जब 5 साल के 5 इयर्स के कंटिन्यूअस सर्विस वो कंप्लीट कर लेता हो। अदरवाइज द एम्प्लॉयर शैल नॉट पे द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी। तो ये चीज़ इसमें क्लियर कर दिया कि 5 साल की अगर सेवा, कंटिन्यूअस सर्विस, लगातार सेवा पूरा कर लेते हैं तो आपको ग्रेच्युटी मिलेगा, लेकिन अगर डेथ या डिसेबलमेंट की स्थिति हो तो वैसी स्थिति में ये 5 साल का सर्विस कंडीशन नहीं देखा जाएगा। जो कंटिन्यूअस सर्विस का कंडीशन है वो अप्लाई नहीं होगा। इसके बाद जो हमारा था, ये कौन कौन से ऐसे कंडीशंस हैं जिसमें ग्रेच्युटी दिया जाएगा। कंडीशंस फॉर
ग्रेच्युटी पेमेंट। उपादान भुगतान की स्थितियां, कौन कौन से ऐसे कंडीशन हैं? तो कंडीशन का नाम दे दिया। पहला कंडीशन का नाम दिया सुपर एन्युएशन। अब यहाँ रिटायरमेंट और सुपर एन्युएशन टेक्निकल वर्ड है, रिटायरमेंट भी टेक्निकल वर्ड है, लेकिन वो पॉपुलर वर्ड है। और सुपर एन्युएशन बहुत कम जगह यूज़ किया जाता है। जैसे कोई मिलिट्री में जाता है, डिफेंस में जाता है, तो उसके सोल्जर के रूप में तो उसकी एज होनी चाहिए 17 से 19, बिटवीन 17 to 19 ईयर्स के एज में उसकी बहाली होती है। और ये इसका लेंथ ऑफ सर्विस फिक्स है, दैट इज 15 ईयर्स। 15 साल लेंथ ऑफ सर्विस फिक्स है। तो अगर 17 साल की एज में जा रहा है और 15 साल के बाद उसका एज होगा 32 ईयर्स, 19 साल में जा रहा है और 15 साल के बाद उसका एज होगा 34 ईयर्स, यानी कि 32 to 34 ईयर्स में वो रिटायर होकर के बैक टू पेवेलियन अपने घर आ जाता है पेंशन के लेके। उसको पेंशन मिल जाता है और पेंशन लेता है, घर पर रिटायर होकर आ जाता है। अब उसको अगर रिटायर्ड पर्सन कहा जाए तो रिटायर्ड पर्सन के संबंध में हमारा एक कंसेप्ट होगा कि बूढ़ा होगा, दांत बाल झड़ गया होगा, बाल पक गया होगा, दांत टूट गया होगा, आँख कमज़ोर हो गया होगा, नहीं वर्किंग एफिशिएंसी बॉडी में नहीं, ये हमारा कंसेप्ट है। लेकिन वो जब आ रहा है तो बहुत इस एज में तो बीपीएससी की तैयारी कर रहा है, तो ये सब भी आकर के और रिजर्वेशन के ग्राउंड पर बीपीएससी क्वालिफाई करता है डिफेंस सर्विसेज के आधार पर। तो इसको रिटायर्ड कहना थोड़ा सा टेक्निकल जो है वो अच्छा कंफर्टेबल नहीं लगता है, तो इसको कहा जाता है सुपर एन्युएटेड। तो सुपर एन्युएशन जो टर्म है उसका वाइडर सेंस होता है, चाहे वो ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ सर्विस या ऑन द बेसिस ऑफ एज। जैसे एज है 58 ईयर्स, 60 ईयर्स, 62, 65 ऐसे एज है, तो इस एज के बाद आप क्रॉस कर गए तो रिटायर कर दिया जाएगा। या लेंथ ऑफ सर्विस फिक्स है 15 साल, 20 साल, 25 साल, और वो लेंथ ऑफ सर्विस को पूरा कर दिए तब आपको रिटायर कर दिया जाएगा। तो सभी कंडीशंस को हम लोग सुपर एन्युएशन में कवर करते हैं। और सुपर एन्युएशन कहने से सभी कंडीशन, जबकि रिटायर कहने से ये कन्फ्यूज़न होता है कि वह ओल्ड एज होगा, तो यहाँ टर्म दे दिया इसीलिए सुपर एन्युएशन। तो अगर सुपर एन्युएशन होता है किसी एम्प्लॉय का तो वहाँ ग्रेच्युटी मिलेगा। दूसरा कंडीशन है कि जब आदमी किसी काम के लिए एम्प्लॉयड होता है और वो अपने काम को जस्टिफाइड नहीं कर रहा है ड्यू टू इल हेल्थ, खराब स्वास्थ्य के कारण वो काम को जस्टिफाइड नहीं कर रहा है, जो उसको असाइंड वर्क है उसको नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में पुअर परफॉर्मेंस के ग्राउंड पर उसको डिसमिस या डिस्चार्ज भी किया जा सकता है। समझे, उस पर डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकती है कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, आपको टर्मिनेट कर रहे हैं। तो इसमें बहुत सारे बेनिफिट्स जो है वो फॉरफिट हो जाते हैं, जब्त हो जाते हैं। इससे बचने के लिए आदमी खुद लिख के देता है कि आई एम नॉट फिजिकली फिट टू कंटिन्यू द जॉब, कि हम शारीरिक रूप से जॉब को करने के लिए स्वस्थ नहीं है, हमको रिटायर कर दिया जाए। तो ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको रिटायरमेंट दे देता है, इसको कहते हैं वॉलंटरी रिटायरमेंट। और 1991 के बाद इसी पर एक स्कीम लाया गया जिसको कहते हैं VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। उसमें इल हेल्थ को बाईपास कर दिया गया और नंबर ऑफ लेबर फोर्स यानी टोटल एम्प्लॉयड पर्सन की जो संख्या थी उसको रिड्यूस करना था। तो रिड्यूस करने के लिए एम्प्लॉयर उल्टा लालच दिया कि आप लिख के दो कि हमको रिटायर कर दिया जाए इस योजना के तहत, और इस योजना में जब रिटायर हो गए तो इतना पैसा तुमको एडिशनल मिलेगा।
तो उस तरह से भी VRS लोग लिए। तो वो इसी वॉलंटरी रिटायरमेंट के बेसिस पर एम्प्लॉयर द्वारा इम्प्लीमेंटेड स्कीम था। इसके बाद जो है एक कि हमको दूसरा जॉब मिल गया या अब जॉब करने का मन नहीं कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, रिज़ाइन कर देते हैं, इस्तीफ़ा दे देते हैं। तो एक ये है इस्तीफ़ा दे देना। तो अगर इस्तीफ़ा दिया तो वहाँ 5 साल का लेंथ ऑफ सर्विस चाहिए। अगर वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया, यहाँ भी 5 साल का लेंथ ऑफ सर्विस चाहिए। सुपर एनुएशन की बात आ रही है, वहाँ भी 5 साल की लेंथ ऑफ सर्विस चाहिए। इसके अलावा क्रोनिक डिजीज, गंभीर बीमारी हो रही है और उसके कारण जो है आप काम को कंटिन्यू, जॉब को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं, आपको सेवा से हटा दिया जाएगा इस ग्राउंड पर भी। तो यहाँ भी लेंथ ऑफ सर्विस 5 साल का चाहिए। अब अगला जो है वो है डेथ। ये डेथ चाहे इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हो। इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन मैंने इंडस्ट्री में एक्सीडेंट होने के कारण डेथ हुआ। आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन ये रोड क्रैश में किए या कोई भी कारण से मृत्यु हो गई, इसमें मिलेगा और इसमें वो 5 साल का लेंथ ऑफ सर्विस नहीं देखा जाएगा। इसी तरह से डिसेबलमेंट है, अपंगता है, चाहे इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हो या आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हो, संस्था के अंदर उसकी अपंगता होती हो या संस्था के बाहर उसकी एक्सीडेंट होकर के वो डिसेबल्ड अपंग हो जाता हो, तो यहाँ भी हमारा 5 साल की कंडीशन नहीं देखा जाएगा। यानी कि ये ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि ये 4 कंडीशन जो है इसमें आपका 5 इयर्स का लेंथ ऑफ सर्विस देखा जाएगा और ये 2 कंडीशन हैं उसमें 5 इयर्स का लेंथ ऑफ सर्विस जो है नहीं देखा जाएगा। तो एक कंडीशंस है, दीज आर द कंडीशंस इन विच द वर्कर्स शैल गेट द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी या द एम्प्लॉयर शैल पे द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी। तो एक कंडीशन है 6 जिसमें ग्रेच्युटी का भुगतान एम्प्लॉयर करेगा या वर्कर ग्रेच्युटी प्राप्त करेंगे। अब यहाँ जब जाते हैं इंटरव्यू वगैरह में तो ये नहीं पूछता है कि उपादान देने की कौन कौन से कंडीशन है, इसलिए वो जानता है कि सब जो है याद किए हुए है। वो पूछता है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वह क्लोजर में चला जाता है, क्लोजर मतलब वो परमानेंटली बंद हो जाता है। कोई इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है वो परमानेंटली हमेशा के लिए बंद हो जाता है, क्लोजर में चला जाता है, बंदी में चला जाता है, तो क्या एम्प्लॉयर ग्रेच्युटी का पेमेंट करेगा? ऐसे ही पूछता है कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर काम कर रहे हैं और वहाँ से वर्कर को रिट्रेंच कर दिया जाता है, उसकी छंटनी हो जाती है, तो क्या इस छंटनी की स्थिति में एम्प्लॉयर द्वारा ग्रेच्युटी का पेमेंट किया जाएगा? यह है। तो पहले हम कोई भी स्थिति वो दे इंटरव्यू बोर्ड वाला, तो पहले हम इस 6 पर सेट करेंगे। जैसे VRS बोल दिया, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंतर्गत हट रहा है सेवा से, तो क्या ग्रेच्युटी मिलेगा? तो जो भी कंडीशन उसको देना है वो कंडीशन दे, पहले हम उसको फिक्स करेंगे। VRS वॉलंटरी रिटायरमेंट यहाँ नाम है, सेट कर जाएगा, ग्रेच्युटी देंगे। रिट्रेंचमेंट छंटनी कहीं सेट नहीं करेगा, वह इस्तीफा नहीं है, एम्प्लॉयर द्वारा ज़बरदस्ती संस्था से बाहर करना है कि हमारे पास अब आपका लिए काम नहीं है, हम नहीं दे पाएंगे, ये भी कहीं सेट नहीं करेगा। क्लोजर, संस्था ही बंद हो रहा है तो ये कहीं सेट नहीं करेगा, संस्था बंद हो गया, तो ये दोनों स्थिति में ग्रेच्युटी नहीं मिलेगा और एक स्थिति में ग्रेच्युटी मिलेगा। तो कभी कभी ऐसे भी पूछा जाता है कि आपको कंडीशन दे देता है जो इससे मैच कराना होता है
कि कोई इसमें दिखाई दे रहा है कि नहीं, उसमें कोई इन 6 का फीचर दिखाई दे रहा है कि नहीं। अगर फीचर दिखाई दे रहा है तो उसको ग्रेच्युटी मिलेगा। कभी कभी पूछता है कि अगर कोई वर्कर 3 साल काम किया और वो रिज़ाइन कर दिया तो ग्रेच्युटी मिलेगा कि नहीं। 3 इयर्स कंप्लीट किया सर्विस और रिज़ाइन किया, तो यहाँ रिजिग्नेशन यहाँ है और यहाँ कम से कम आपको 5 ईयर सर्विस कंटिन्यू करना होगा। तो इस तरह से हम लोग वहाँ सॉल्व करेंगे। अब अगला जो है ये ग्रेच्युटी कौन कौन सी स्थिति में नहीं दिया जाएगा। इन विच कंडीशंस द एम्प्लॉयर शैल नॉट पे द अमाउंट ऑफ ग्रेच्युटी। पार्शियल और होली फॉर फीचर ऑफ ग्रेच्युटी, यानी उपादान की आंशिक या पूर्णतः जब्ती। हिंदी वाले देख लें, जब्ती, जब्त करना, जिसको हम लोग जब्ती ज़्यादातर कहते हैं, उसका मेन टर्म है जब्ती, ज आधा ब ती, जब्ती। यानी कि एम्प्लॉयर जो है वो कौन कौन से कंडीशन में उपादान की राशि को या तो आंशिक और नहीं तो पूर्णतः जब्त कर लेगा, यानी नहीं पे करेगा। तो इसके लिए पहला कंडीशन है, 4 कंडीशन इसमें बताया गया है। पहला है मेजर मिसकंडक्ट। दो तरह का मिसकंडक्ट होता है, एक को कहते हैं माइनर मिसकंडक्ट और दूसरे को कहते हैं मेजर मिसकंडक्ट। माइनर मिसकंडक्ट छोटी मोटी गलती किया और मेजर मिसकंडक्ट बहुत बड़ी गलती किया। तो ये जब इसका कन्विक्शन होता है, 2 सिद्धि करते हैं गलती का, तो उसमें 2 एस्पेक्ट को देखा जाता है। एक एस्पेक्ट होता है इंटेंशन, ये गलती करने का नियत क्या है, और दूसरा इम्पैक्ट, ये जो गलती किया गया उसका प्रभाव क्या है। तो जब इंटेंशन भी बहुत खराब हो, वर्स्ट हो, और इम्पैक्ट भी बहुत क्रूशियल हो, नियत भी बहुत खराब हो और प्रभाव भी बड़ा घातक हो, गंभीर है, तो उसको तोहफा दिया जाता है, जिसको जनरली हम लोग जानते हैं डिसमिसल या डिस्चार्ज, बर्खास्तगी। तो यही है कि मेजर मिसकंडक्ट के कारण वो अगर बर्खास्त हो गया, डिसमिस या डिस्चार्ज हो गया, तो उसको ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं होगा। पार्शियल या पूर्णतः, आंशिक रूप से जब्त कर लेंगे या पूरा का पूरा जब्त कर लेंगे। तो ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जब एम्प्लॉयर को मौका मिलेगा जब्त करने का, तो कभी वो आंशिक जब्त करने पर ध्यान नहीं देता है। वो हमेशा कोशिश करता है कि 100% फॉरफिट कर दें, 100% जो है वो जब्त कर लें। दूसरा कंडीशन है मोरल टर्पिट्यूड का। यहाँ LE है, L भी लिख देते हैं जल्दीबाजी में। मोरल टर्पिट्यूड, अनैतिकता। कि अगर अनैतिक आदमी है, इनडिसेंट बिहेवियर है, या वह इस तरह का अनैतिक कार्य ऑर्गेनाइजेशन में करता है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंट पॉल्यूटेड होते हैं, तो वैसी स्थिति में भी उसको जॉब से टर्मिनेट कर दिया जाता है, वहीं डिसमिस या डिस्चार्ज किया जाता है। तो यहाँ भी ग्रेच्युटी को फॉरफिट किया जा सकता है। तीसरा है डैमेज टू एम्प्लॉयर्स प्रॉपर्टी।
नियोजक के संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, डैमेज टू एम्प्लॉयर्स प्रॉपर्टी, नियोजक के संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। तो ये जो थोड़ा सा बड़ा कहेंगे कि ये इन फेवर ऑफ वर्कर्स, ये जो थोड़ा खतरनाक है। ये खतरनाक इस ग्राउंड पर है कि कोई आदमी हमारा 2 व्हीलर ले गया और उधर से ड्राइव करके ले गया, अपना काम किया, और उधर से ऐसे ही पैदल उसको डुगड़ा करके ला रहा है। तो मानिए कि लेट इट कि ये 2 व्हीलर हमारा 1.5 लाख का है, मोटरसाइकिल हमारी 1.5 लाख की है। तो उधर से जब ला रहा है तो क्या हुआ भाई, तो मोटरसाइकिल ख़राब हो गई, स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो कोई भी उसका ओनर है ये नहीं कहता है कि इस आदमी ने इस मोटरसाइकिल में 2000-5000 की खराबी ला दिया, 1.5 लाख की मोटरसाइकिल में 5000 की खराबी ला दिया। कोई एम्प्लॉयर नहीं कहता है, ऑनर नहीं कहता, सीधे कहता है कि ये आदमी ने मेरा मोटरसाइकिल ख़राब कर दिया। अब उस मोटरसाइकिल का जो प्राइस है वो है 1.5 लाख, 1.5 लाख। तो हमारा क्लेम चला जाता है, डैमेज का क्लेम चला जाता है 1.5 लाख पर। अगर ये कहे ये मोटरसाइकिल में 5000 की खराबी ला दिया तो हमारा क्लेम जाएगा 5000 पर। लेकिन हम डायरेक्ट शो करते हैं कि इसने हमारी मोटरसाइकिल ख़राब कर दिया, मतलब कि 1.5 लाख को 0 कर दिया। ऐसी बात होती नहीं है। तो एम्प्लॉयर के पास करोड़ों का मशीन है, वो जब चार्ज कर देगा कि मेरा 10 करोड़ का मशीन ख़राब कर दिया ये ऑपरेटर, तो वहाँ चार्ज हमारा 10 करोड़ पर चला जाता है। ये कहे कि इस मशीन में 2 लाख का खराबी ला दिया तो चार्ज हमारा 2 लाख पर होगा। लेकिन वो सीधे कहता है कि इसने मशीन ख़राब कर दिया। तो अगर 10 करोड़ का मशीन है तो चार्ज फ्रेम हो जाता है 10 करोड़ पर। तो वैसी स्थिति में ग्रेच्युटी का मैक्सिमम 20 लाख अमाउंट है। 20 लाख को जब्त करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो यहाँ क्या होना चाहिए कि यहाँ फिक्स होना चाहिए कि ग्रेच्युटी का कितना % फॉरफिट होना चाहिए इन केस ऑफ डैमेज टू एम्प्लॉयर्स प्रॉपर्टी। यानी नियोजक के संपत्ति को नुकसान करने की स्थिति में उपादान की